हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पॉलिटी में पढ़ेंगे सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशन के बारे में। सेंटर और स्टेट के रिलेशन जो हैं वो भाग 11 में बताए गए हैं। किसमें बताए हैं? भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध भाग 11 में आर्टिकल हैं 245 से 263। तो केंद्र राज्य संबंध तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहले होते हैं कि उनके बीच में विधायी संबंध कैसे हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशन। दूसरे उनके जो प्रशासनिक संबंध होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन कैसे हैं। और तीसरा होता है फाइनेंशियल रिलेशन। तो फाइनेंशियल रिलेशन बताए गए हैं भाग 12 में। भाग 11 में कौन कौन से संबंध है? विधायी एवं प्रशासनिक। विधायी एवं प्रशासनिक संबंध जो है वो है भाग 11 में। तो भाग 11 में हमने क्या देखा कि भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच में विधायी एवं प्रशासनिक संबंध किस प्रकार के होंगे वो बताए गए हैं। और अनुच्छेद है 245 से 263 तक। अब सबसे पहले हम देखेंगे केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। विधायी संबंध है 245 से लेके आर्टिकल 255 तक। तो आज अभी पहले क्या पढ़ेंगे? भाग 11 में विधायी संबंध राज्य और केंद्र के बीच में, अनुच्छेद 245 से 255 तक। तो आगे चलते हैं। सबसे पहला है आर्टिकल 245। तो 245 में यह बताया गया है कि संसद यदि कोई विधि पारित करती है, यदि संसद कोई विधि पारित करती है, संसद ने कोई लॉ पास किया है, तो वो भारत के संपूर्ण क्षेत्र में लागू होगा। भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में लागू होगा। कि भारत का जितना भी टेरिटोरियल रीजन है उसमें ये लागू होगा। या फिर यदि संसद किसी विशेष क्षेत्र के लिए कानून बनाती है तो वो सिर्फ उस क्षेत्र विशेष में लागू होगा। क्षेत्र विशेष में लागू होगा। ये तो बात हो गई संसद की। अब संसद ने कोई एक्ट पारित किया है तो वो भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में या कुछ विशेष क्षेत्र में किसी कोई एक्ट पारित किया है कि वो सिर्फ 2 राज्यों में लागू होगा, तो ऐसा भी जो है संसद कोई एक्ट पारित कर सकती है। और यदि राज्य विधायिका कोई विधि बनाती है, राज्य की जो विधायिका होती है स्टेट असेंबली, उसके द्वारा कोई विधि बनाई जाती है, कोई लॉ बनाया जाता है, तो वो विधि उस राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में, राज्य का जो जितना भी रीजन है जो उस राज्य के अंदर आता है उसमें लागू हो सकती है। या फिर राज्य किसी क्षेत्र विशेष में लागू करना चाहे तो उसके लिए वो लागू कर सकता है। ये बताया गया है 245 में। तो 245 में हमने क्या देखा? 245 में यह बताया है कि यदि संसद कोई विधि बनाती है तो वो भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में लागू हो सकती है या किसी विशेष क्षेत्र में भी लागू हो सकती है। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद राज्य विधायिका यदि कोई विधि पारित करती है तो वो राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में या उसके किसी विशेष क्षेत्र में लागू हो सकती है। ए स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ स्टेट टू विच इट बिलोंग्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भारत के संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए विधि पारित की गई हो। तो ये हो गया आर्टिकल 245। इसके बाद आर्टिकल 246 की बात करें तो आर्टिकल 246 बताता है संघ और राज्य के मध्य विषयों का विभाजन, या हम कहेंगे शक्ति का विभाजन। इसमें क्या बताया है? केंद्र और राज्यों के बीच में, संघ व राज्यों के बीच विषयों का विभाजन। कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो यूनियन को दिए गए हैं, कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो स्टेट को दिए गए हैं, वो बताता है आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 मेनली ये बताता है कि शक्ति का विभाजन किस प्रकार होगा। शक्ति का विभाजन। तो 246 क्या बताता है? संघ और राज्यों के बीच में विषयों का विभाजन। संघ और राज्यों के बीच में विषयों का विभाजन 3 सूची में किया गया है। 3 सूची बताई गई हैं हमारे संविधान में। ये 7th शेड्यूल में है, 7वीं अनुसूची में बताई गई हैं। जब हमने शेड्यूल्स की क्लास करी थी तो उसमें हमने देखा था कि 7वीं अनुसूची में जो सब्जेक्ट्स हैं उनको 3 लिस्ट में बांटा गया है। पहली कौन सी थी? संघ सूची, यूनियन लिस्ट। दूसरी थी राज्य सूची, स्टेट लिस्ट।
और तीसरी थी कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। तो इन 3 सूची में विषयों को विभाजित किया गया है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार है संघ सरकार को। जो केंद्र सरकार है वो इस पर कानून बना सकती है। राज्य सूची में राज्य कानून बना सकती है और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं। अब इसमें कितने कितने विषय रखे गए हैं, तो इसमें वर्तमान में हम बात करते हैं। वर्तमान में संघ सूची में 98 सब्जेक्ट हैं, 98 विषय हैं, और राज्य सूची में 59 सब्जेक्ट हैं, और समवर्ती सूची में 52 विषय बताए गए हैं। संघ सूची में वर्तमान में कितने सब्जेक्ट हैं? 98, राज्य सूची में 59 है, और समवर्ती सूची में 52 है। संघ सूची में मुख्यतः वे विषय आते हैं जो हमारे देश की सुरक्षा या नागरिकता इन सबसे संबंधित हो, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हो, जैसे कि रक्षा। संघ सूची की बात करें तो उसमें आ जाएगा हमारा डिफेंस, रक्षा, सेना, जो भी विदेशी मामले हैं वो संघ सूची में आते हैं। युद्ध, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रेल, वायु मार्ग, रेल मार्ग तो हो गया। उसके बाद परमाणु ऊर्जा। तो ये जो सब सब्जेक्ट हैं जो देश के हित में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देश की सुरक्षा को लेके, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, तो वो सब रखे गए हैं संघ सूची में। राज्य सूची में वे विषय रखे गए हैं जो मुख्यतः नागरिकों से संबंधित हैं, जैसे कि लोक व्यवस्था हो गया, पुलिस हो गया। पुलिस से संबंधित जो है वो राज्य सूची का विषय है। पुलिस, एग्रीकल्चर, कृषि, उसके बाद बाजार, मार्केटिंग से संबंधित जो भी है, बाजार हो गया, लोक स्वास्थ्य हो गया, पब्लिक हेल्थ। तो ये जो सब्जेक्ट हैं, ऐसे सब्जेक्ट रखे गए हैं स्टेट लिस्ट में। और जो विवाह, तलाक, फॉरेस्ट, विद्युत, जन्म मृत्यु पंजीकरण, ये सब विषय रखे गए हैं समवर्ती सूची में, कंकरेंट लिस्ट में। इन पर राज्य और संघ दोनों कानून बना सकते हैं। तो आर्टिकल 246 में क्या बताया गया? डिफाइंस द स्कोप ऑफ द पावर ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉज। संघ और राज्यों के बीच में विषयों का विभाजन किया गया है। ये 3 सूची में किया गया। सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट बाय यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। 3 सूची बताई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने सब्जेक्ट हैं? 98, स्टेट में कितने हैं? 59, और कंकरेंट में कितने हैं? 52। और ये 7th शेड्यूल में मेंशन किए गए हैं। संघ सूची में कौन से विषय आते हैं जो मुख्यतः संघ सूची में मुख्यतः वे विषय रखे गए हैं जो देश की सुरक्षा से, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, जैसे कि रक्षा, सेना, विदेशी मामले, युद्ध, रेल मार्ग, वायु मार्ग, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता। ये सब किससे संबंधित है? संघ सूची के विषय हैं। राज्य सूची की बात करें तो पुलिस, कृषि, बाजार, लोक स्वास्थ्य, मादक पदार्थ जो हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची में। और समवर्ती सूची में कौन से आ जाएंगे? जैसे कि विवाह के, तलाक के मामले हैं। वन का ध्यान रखिएगा। वन हो गया, जन्म मृत्यु पंजीकरण, जन्म मृत्यु से संबंधित जो पंजीकरण होते हैं, रजिस्ट्रेशन, वो सब इसमें आते हैं। उसके बाद बीमा, सामाजिक बीमा जो होता है, तो ये सब कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। तो ये हो गया हमारे आर्टिकल 245 एंड 246। आगे बात करें तो आर्टिकल 247 ये बताता है कि संसद अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। क्या बताया गया है? संसद अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। यदि संसद को ऐसा लगता है कि किसी राज्य में एडिशनल कोर्ट की स्थापना की जानी चाहिए, तो ये शक्ति किसको दी गई है? संसद को। राज्य के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तो आर्टिकल 247, पार्लियामेंट कैन एस्टेब्लिश एडिशनल कोर्ट्स। सिंपल सा है कि संसद अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। इसके बाद आर्टिकल 248 बताता है कि अवशिष्ट शक्तियां किसको दी जाएंगी? अवशिष्ट शक्तियां किसको दी जाएंगी? तो भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई हैं? संघ को प्रदान की गई हैं। जो केंद्र सरकार है उसको अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? अवशिष्ट शक्तियां वे विषय हैं जो कि हमने अभी 3 लिस्ट देखी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन 3 सूची में जो विषय रखे गए हैं
वो अवशिष्ट शक्तियों में आते हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के अतिरिक्त जो विषय हैं, यानी इनमें जो सब्जेक्ट रख दिए उसके बाद जो सब्जेक्ट बच गए वो किस में आएंगे, वो अवशिष्ट शक्तियों में आएंगे। के अतिरिक्त विषय हैं उनको हम अवशिष्ट शक्तियों में काउंट करते हैं। तो अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई हैं, संघ को दी गई हैं। कि इनमें जो सब्जेक्ट बच गए उसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो नया डेवलप होता है, जैसे कि जब संविधान बना था उस समय मोबाइल फोन्स और जो हमारे कम्युनिकेशन है उनसे संबंधित इतने विषय नहीं थे, तो उन पर अब उनको किस सब्जेक्ट में, उनको किस लिस्ट में रखा जाएगा, तो वो क्या है, एक तरह से अवशिष्ट शक्तियां हैं। वो जो है रेजिड्यूरी पावर्स हैं, वो संघ के पास है, तो उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। तो ये हो गया आर्टिकल 248 कि अवशिष्ट शक्तियां संघ को दी गई हैं। रेजिड्यूरी पावर्स हैव बीन कन्फर्ड ऑन द यूनियन। और अवशिष्ट शक्तियां कौन सी हैं, जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अतिरिक्त जो विषय हैं वो अवशिष्ट शक्तियों में आते हैं। उसके बाद आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 249 में ये कहा है कि इसमें राज्यसभा को शक्ति दी गई है। किसको दी गई है, राज्यसभा को, कि यदि राज्यसभा के 2/3 सदस्य, कितने सदस्य, 2/3 सदस्य के बहुमत से यदि कोई प्रस्ताव पारित कर दे, 2/3 सदस्य ये बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को ये अधिकार दे सकती है कि वो राज्य सूची पर कानून बना सकती है। संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है, पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। कितने बहुमत से, 2/3 बहुमत से। तो ये किसको शक्ति दी गई है, राज्यसभा को। और जो ये कानून बनाया जाएगा राज्य सूची पर राज्यसभा के प्रस्ताव पारित करने के बाद, वो कितने समय तक लागू रहेगा, वो लागू रहता है 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक लागू रहेगा। और यदि उसके बाद भी वो कानून लागू रखना है तो राज्यसभा पुनः प्रस्ताव पारित करेगी। राज्यसभा पुनः प्रस्ताव पारित करके वापिस इसको 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल 249 में क्या बताया है, द राज्यसभा बाई पासिंग ए रेजोल्यूशन with a 2/3 majority can give the parliament the authority to make law on the subject of the state list। कि राज्यसभा 2/3 सदस्यों के बहुमत से कोई भी प्रस्ताव पारित करके संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। और ये जो कानून बनाया जाएगा ये 1 वर्ष तक लागू रहेगा। उसके बाद इसको 1 वर्ष से अधिक बढ़ाने के लिए राज्यसभा पुनः प्रस्ताव पारित करेगी। दिस लॉ विल prevail for 1 year and the Rajya Sabha can pass the resolution again and extend it for more than 1 year। ये हो गया आर्टिकल 249। नेक्स्ट आर्टिकल 250। तो आर्टिकल 250 ये बताता है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, क्या लगा हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है कि जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर कानून बना सकती है संसद राष्ट्रीय आपातकाल के समय, नेशनल इमरजेंसी के समय। और ये जो कानून बनाया जाएगा वो कब तक लागू रहेगा, आपातकाल जब समाप्त हो जाएगा, आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने तक के बाद भी ये 6 महीने तक लागू रहता है। कि जिस दिन आपातकाल समाप्त हो गया उसके बाद भी वो 6 महीने तक लागू रहेगा। ये बताया गया आर्टिकल 250 में। गिव्स द पावर टू पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। दिस लॉ विल रिमेन इन फोर्स फॉर 6 months इवन आफ्टर द इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट। आर्टिकल 250 में क्या बताया है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। नेक्स्ट है, यह कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद भी कितने समय तक लागू रहेगा, 6 महीने तक लागू रहेगा। इसके बाद है आर्टिकल 251। नेक्स्ट है आर्टिकल 251। आर्टिकल 251 क्या बताता है, आर्टिकल 250 में बताया गया है इनकंसिस्टेंसीज बिटवीन लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। कि संसद और राज्य विधानसभा, संसद और राज्य विधानसभा ने कोई कानून बनाए और उनके मध्य असंगतता है। क्या है, कि वो दोनों असंगत है या उनके मध्य टकराव की स्थिति है। क्या है, उनके मध्य
टकराव की स्थिति है तो कौन सा कानून प्रभावी होगा। यदि उन दोनों के मध्य टकराव की स्थिति होती है तो संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होता है। संसद द्वारा पारित अधिनियम प्रभावी होगा। यह बताया गया आर्टिकल 251 में, संसद द्वारा पारित अधिनियम प्रभावी होगा। अब इसमें जैसे कि राज्य विधानमंडल ने कोई कानून बनाया, लेकिन उसमें से कुछ क्लोज हैं जो जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है उससे असंगत हैं। तो जो क्लोज उससे असंगत हैं सिर्फ वही क्या होंगे, निष्प्रभावी होंगे, कि वो असंगतता की सीमा तक निष्प्रभावी होगा। असंगतता की सीमा तक, कि जहां तक वो असंगत है संसद के कानून से, वहां तक वो निष्प्रभावी रहेगा। बाकी कानून तो लागू रहेगा, लेकिन जो क्लोज उससे इनकंसिस्टेंट है या उससे टकराव की स्थिति में है, सिर्फ वो ही इनइफेक्टिव होंगे। आर्टिकल 251 क्या बताता है कि पार्लियामेंट और संसद के बीच कोई कानून बनाया गया और उनके बीच में क्या है, असंगतता है या टकराव की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में संसद द्वारा पारित अधिनियम ही प्रभावी होता है। और जो राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाया गया है उसमें से वो असंगतता की सीमा तक निष्प्रभावी होगा। इसका अर्थ ये है कि जो क्लोज संसद के एक्ट से मेल नहीं खाते हैं, उससे टकराव की स्थिति में है, उसके असंगत हैं, वो निष्प्रभावी होंगे, बाकी कानून जो है वो प्रभावी रहेगा। ये है आर्टिकल 251। उसके बाद आर्टिकल 252 की बात करें। आर्टिकल 252 है कि यदि कोई दो या दो से अधिक राज्य, इसमें क्या कहा है कि या तो दो या दो से अधिक राज्य केंद्र सरकार से ये आग्रह करें, केंद्र से ये आग्रह करें कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए। आग्रह करे तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, विषय पर कानून बना सकती है। आर्टिकल 252 में क्या है, इफ टू और मोर स्टेट्स रिक्वेस्ट द सेंटर, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, कि दो या दो से अधिक राज्य केंद्र से आग्रह करें तो वो संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और ये जो कानून बनाया है संसद ने, वो किन राज्यों पर लागू होगा, वो उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने ऐसा करने के लिए आग्रह किया है, जिन्होंने आग्रह किया है उन्हीं पर लागू होगा। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 252 कि यदि दो या दो से अधिक राज्य केंद्र से रिक्वेस्ट करें कि वो राज्य सूची के सब्जेक्ट पर कानून बनाए, तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और ये जो बनाया गया कानून है वो सिर्फ उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने ऐसा करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। ये है आर्टिकल 252। इसके बाद है आर्टिकल 253। आर्टिकल 253 में ये कहा गया है कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि, कोई अंतरराष्ट्रीय संधि है या कोई समझौता है, तो उसको लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ये कहा है आर्टिकल 253 में। अब अंतरराष्ट्रीय संधि जैसे कि जेनेवा कन्वेंशन हो रखा है, कौन सा है, जेनेवा कन्वेंशन एक्ट, इसको लागू करवाने के लिए संसद राज्य सूची के सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है। जेनेवा कन्वेंशन एक्ट हो गया, या ट्रिप्स एक्ट है, उसको लागू करवाने के लिए कानून बना सकती है। तो जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट हैं उनको लागू करवाने के लिए संसद के द्वारा जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं उन पर लॉ बनाया जा सकता है। पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट टू इम्प्लीमेंट एनी इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट। तो 253 में क्या है कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि को लागू करवाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। जैसे हमने एक दो इंटरनेशनल ट्रीटी के नाम देखे, जैसे कि जिनेवा कन्वेंशन एक्ट है, ट्रिप्स है, तो उनको लागू करवाने के लिए संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। उसके बाद आर्टिकल 254। आर्टिकल 254 क्या है, आर्टिकल 254 डील्स विद द डॉक्ट्राइन ऑफ रिपग्नेंसी विच इज द इनकंसिस्टेंसी between laws made by parliament and state legislature on the concurrent list, कि समवर्ती सूची पर कोई कानून बनाया, समवर्ती सूची का कोई विषय है कि समवर्ती सूची के
विषय पर संसद ने भी कानून बनाया और राज्य विधानसभा ने भी कानून बनाया। अब इन दोनों में टकराव की स्थिति है कि इन दोनों ने जो कानून बनाए वो आपस में मेल नहीं खाते हैं, वो दोनों असंगत हैं। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? कानून जो संसद के द्वारा बनाया गया है वो ही मान्य होगा। संसद का कानून मान्य होगा। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 254। 254 में क्या बताया है कि समवर्ती सूची के विषय पर यदि संसद और राज्य विधानसभा के द्वारा बनाए गए कानून में असंगतता है तो संसद का कानून मान्य होगा। ये हो गया आर्टिकल 254। आर्टिकल 255, आर्टिकल 255 ये बताता है कि इफ ए बिल रिक्वायर्स द प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर but the bill has been passed without prior approval, on that basis only the act will not be invalid। कि कोई भी बिल है उसको पास करने के लिए या उसको सदन में पेश करने के लिए पहले आपको राष्ट्रपति या राज्यपाल की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है। राज्यपाल की आपको क्या चाहिए? उसमें पूर्व अनुमति चाहिए। लेकिन बिना पूर्व अनुमति लिए यदि ये बिल पास करवा लिया जाता है, बिल पारित हो जाता है, तो सिर्फ आप इस एक आधार पर इस बिल को अवैध घोषित नहीं कर सकते। ये बताया गया आर्टिकल 255 में। 255 क्या बताता है? इफ ए बिल रिक्वायर्स द प्रायर अप्रूवल, यानी कोई बिल है उसको राष्ट्रपति या राज्यपाल की पूर्व अनुमति चाहिए उसको पेश करने के लिए, लेकिन बिना अनुमति लिए बिल पारित हो जाता है, बट द बिल हैज बीन पास विदाउट प्रायर अप्रूवल, तो सिर्फ इस एक आधार पर आप उस बिल को अवैध घोषित नहीं कर सकते। ऑन दैट बेसिस ओनली द एक्ट विल नॉट बी इनवैलिड, तो इस एक आधार पर बिल जो है अवैध नहीं होगा। तो ये हो गए केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंध। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल की क्लास में हम करेंगे राज्य और केंद्र के बीच में जो प्रशासनिक संबंध है उनके बारे में। तो तब तक इनको रिवाइज कीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।